हेलो गाइस, दिस इज़ कमल गर्ग फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम फंक्शंस पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का। ओके, ये चैप्टर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो, वो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन दिख रहा है उसमें से। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फंक्शंस पे बात करते हैं। जो हमने पहले कभी आपने देखा होगा कि फंक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हमें यहाँ पे इस चैप्टर में मैपिंग के अकॉर्डिंग फंक्शंस देखने हैं। ओके, वैसे तो बहुत फंक्शंस होते हैं, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके, कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन, सारे फंक्शंस है जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। बट यहाँ पे हम देखेंगे मैपिंग के अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। पहले मैं बेसिक बताता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। जैसे कोई एक फंक्शन है f, ओके, x to y। अब इसमें हमें देखना है x क्या है, y क्या है। x होता है अपना डोमेन, जो वैल्यू हम उसमें वैल्यू फंक्शन की पुट करते हैं। मीन्स x की वैल्यू, ऐसे हमारा फंक्शन सपोज ये है f(x = 2x + 1). एक लीनियर फंक्शन हमें दिख रहा है, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो होगी डोमेन। y क्या हमारा कोडोमेन कह सकते हो, ओके, कोडोमेन मीन्स जो इसकी f(x) की वैल्यू निकल के आएंगी, ओके, या फिर रेंज भी कह सकते हो, ओके। ये हो गया। जैसे हमने कोई एक ये फंक्शन है f(x) के, ये x है, ये y, ओके। जैसे इसके इनपुट 1 2 3 4 5 4 ले लिए, इसके a b c d e, ये 5 रिजल्ट हैं, ओके। फिर अब इसमें हम देखते हैं इस फंक्शंस के टाइप में एक होता है वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ये 4 प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप अकॉर्डिंग टू मैपिंग। अब इसमें ये होता है डोमेन। इसकी कुछ इमेज आती हैं, जैसे 2 का आंसर A आया, 3 का D, ठीक है। ये मतलब ये बता रहा हूँ, x = 1 रखोगे तो अपना f(x) की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ओवरऑल a निकल के आएगी। ये इसका मीन है, ओके। ये हो गया अपना डोमेन, ये कोडोमेन। अब वन फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन मीन होता है जैसे एक डोमेन की वैल्यू के लिए, मतलब एक x की वैल्यू के लिए उसमें एक ही आंसर हो, मतलब कोडोमेन में। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे एक ही मैंने f(x = 2x + 1 है, x = मैंने 1 रख दिया तो आंसर क्या आएगा, 2 + 1 3 आंसर आया। मतलब एक x की वैल्यू के लिए एक ही आंसर पॉसिबल है कोडोमेन में, तो होगा वन फंक्शन। बट f(x) = अपना x² देखेंगे तो इसमें अगर मैं f1 रखता हूँ x = तो आएगा 1² = 1, और यही सेम वैल्यू मुझे -1 पे भी मिलेगी। -1² क्या आएगा, 1। इसमें -1 के लिए क्या आंसर आ रहा है, ओनली 1, ओके। इसमें 2 इनपुट्स के लिए एक आउटपुट आ रहा है, तो ये होगा मैनी वन फंक्शन, और ये अपना होगा वन फंक्शन, जब एक इनपुट के लिए एक ही आंसर पॉसिबल हो कोडोमेन में। गाइस, अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो हम एग्जाम में लिखेंगे उसके कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। वन और मैनी वन में डिफरेंस क्या होता है। वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ओके। अब वन मीन्स हमें उसके वर्ड से ही पता चल रहा है, वन एक एलिमेंट की एक ही इमेज पॉसिबल होगी कोडोमेन में, तो होगा वन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई एक सेट है 1 2 3 4, और ये कोई एक सेट है दूसरा 5 9 2 A B, ओके। ये एक सेट है, एक ये सेट है। ये अपना क्या था, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। जैसे वन इनपुट है तो उसका आउटपुट 5 आ रहा है, 2 का 2, 3 का 5, ये कुछ ऐसे आ रहा है। तो मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज पॉसिबल है कोडोमेन में, तो क्या होगा, 1-to-1 फंक्शन, 1 ओके, इजी है। अब मैनी वन क्या होता है, मैनी वन मीन्स मैनी मतलब बहुत सारे, ओके, 1 2 3 4, 1 मतलब एक इमेज। समझ में आ रहा है? मैनी मतलब एक से ज़्यादा हो और उनकी इमेज क्या हो, कोडोमेन में एक ही हो, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक सेट है ये 1 2 3 4 5, और ये एक सेट है A B C, ओके। इसमें
डोमेन के एलिमेंट्स की, जैसे 1 की भी ए आ रही है, 2 की भी ए आ रही है, 3 की बी आ रही है, 4 की सी, 5 की सी। ओके, इसमें जैसे 2 एलिमेंट हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट कह सकते हो। तो उसमें 1 से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आ जाए, 2 एलिमेंट्स की इमेज कोडोमेन में सेम आ जाए, तो उसको मैनी वन फंक्शन बोलेंगे। ओके, समझ में आया? सो अभी हमने देखा कि 1 और मैनी वन को हम न्यूमेरिकली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमें एक और तरीका सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे पता कर सकते हैं ये मैनी वन है या 1 क्योंकि अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता होगा तो हम उससे 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं मैनी वन फंक्शन हुआ या 1 जैसे मैंने 1 कोई एक फंक्शन ले लिया 2x + 1। ओके, ये कोई लाइन की इक्वेशन ले ली, इस लाइन की ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ओके अपनी ये ऑरिजिन। सो 2x + 1 का ग्राफ क्या होगा, इसका जो स्लोप है m क्या है 2, ओके, ग्रेटर देन 0 है तो कुछ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगी लाइन। ओके, देन इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट क्या है 1, सो y हो गया 1। ओके, इधर जैसे 0,1 है ये, तो ये लाइन ऐसे आएगी। ओके, ये हो गई हमारी f(x = 2x + 1) की लाइन। ओके, ये ग्राफ बनाना आता है अपन को, तो ये 1 और मैनी वन में हम जस्ट से आंसर बता सकते हैं। ये हो गया 0,1। ओके, अब क्या करना है हमें, ये 1 अब ये इनफाइनाइट तक लाइन जानी है अपनी, प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ओके, अब हमें पता करना है 1 फंक्शन होगा या मैनी वन फंक्शन होगा। सो हमें बस ओनली ये करना होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते चले जाते हैं ग्राफ पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी भी खींच सकते हैं, जैसे मैंने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची मिनिमम, कुछ भी खींचो। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी जो ग्राफ है ये ग्राफ क्या है, इधर लाइन है अपनी, इस लाइन को कितनी बार हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है। ओके, सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काट रही है, ये भी एक बार काट रही है, एक बार। सो हम इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस इस पे ग्राफ पे खींचेंगे, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बार अपने ग्राफ को कट करेगी। सो अगर एक बार काट रही है तो ये 1 फंक्शन होगा। ओके, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी जैसे और भी ग्राफ लेते हैं अपन, अब देखते हैं हम f(x = x² ले लिया, ये क्या होगा हमें पता करना है, 1 या मैनी वन। ग्राफिकल मेथड से करेंगे, बहुत जल्दी होगा। f(x = x² का ग्राफ क्या होता है, ये पैराबोला है, तो समथिंग ये होगा। ओके, ये ऑरिजिन। अब सेम तरीके से करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो अपनी। सो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, इधर हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच ली हमने। अब ये देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितनी बार काट रही है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे यहाँ काट रही है, एक पॉइंट पे यहाँ, ये यहाँ। सो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को 2 बार तो काट ही रही है। ओके, और शायद ऊपर भी 2 ही बार काटेगी, क्योंकि पैराबोला कुछ ऐसा होगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। सो अगर एक से ज़्यादा बार हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को काटती है वो मैनी वन फंक्शन होगा। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। ग्राफ से देखा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस हम इसको मन में भी कर सकते हैं, ग्राफ बना के मन में हॉरिजॉन्टल लाइन से दिख जाएगा। ओके, सो ये 1 फंक्शन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार काट रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार काट रही है या 2 से ज़्यादा बार काट रही है तो होगा मैनी वन फंक्शन। सो गाइस, देखते हैं ऑन टू फंक्शन, मीन इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन f(x to y) इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। मीन्स जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है कोडोमेन में, कोडोमेन मतलब y सेट, उसके सभी एलिमेंट्स मतलब एवरी एलिमेंट इमेज होगा x के कोई भी एलिमेंट्स का। मतलब जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ओके, और ये कुछ ले लिया मैंने A B C D। देन इफ 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज C है, 4 की इमेज D है। ओके, इसमें हमें दिख रहा है जो कोडोमेन में प्रेजेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स, उनकी जो कोडोमेन में जो प्रेजेंट है सारे एलिमेंट्स, वो इन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, और एवरी एलिमेंट इमेज है किसी न किसी एलिमेंट ऑफ
एक्स मतलब डोमेन का। सो ये हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, अगर हम नॉर्मल थोड़ा याद करने रटने मीन्स याद रखने वाले तरीके से याद करें, ऑन टू मतलब क्या होता है, ऑन मतलब पर, या फिर कह सकते हैं ऊपर किसी चीज, जैसे ऑन द टेबल बोलते हैं तो मतलब टेबल के ऊपर कुछ रख सकते हैं आप। सिमिलरली टेबल कह सकते हो या बॉक्स कह सकते हो, बॉक्स के अंदर हम ऊपर कुछ रख सकते हैं, तो बॉक्स मतलब अंदर भरा होगा तभी तो हम ऊपर रख सकते हैं। तो मतलब जो कोडोमेन का सेट है वो उसमें वो सारी इमेजेस होंगी किसी ना किसी एलिमेंट की, तभी तो उसमें स्पेस पूरा फिल है। तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, मतलब याद करने के तरीके से बता रहा हूँ, मतलब ये पूरा फिल होगा, मतलब ये इमेजेस होंगी कुछ ना कुछ एलिमेंट की एक्स की, इसमें अंदर स्पेस नहीं होगा, मीन्स तो ऊपर रख सकते हैं ऑन टू। ओके, थोड़ा वैसे लैंग्वेज में बताया मैंने। सो गाइस, अब इनटू फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होंगे वो इनटू होंगे, सिंपल। ओके, सो इनटू फंक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट्स कोडोमेन में प्रेजेंट होंगे वो कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी जो इमेज नहीं बना रहे होंगे कुछ एलिमेंट्स एक्स के। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा जल्दी। जैसे मैंने ये डोमेन ले लिया 1 2 3, ये कोडोमेन ABCD। ओके, कुछ भी ले सकते हैं। सो 1 की इमेज A आ रही है, 2 की इमेज A आ रही है और 3 की इमेज C आ रही है। सो इसमें हमें दिख रहा है कोडोमेन में मतलब 2 एलिमेंट वैकेंट रह गए। वैकेंट मतलब वो इमेज नहीं बना रहे हैं किसी भी एलिमेंट डोमेन के। सो ये इनटू एलिमेंट होगा, इनटू फंक्शन होगा, सॉरी इनटू फंक्शन होगा। और वैसे लैंग्वेज में याद करने वाले तरीके से देखें, इनटू मतलब बॉक्स अंदर खाली है तो उसमें हम कुछ ना कुछ रख सकते हैं, मतलब ये हम कुछ ना कुछ मतलब कुछ एक्स के एलिमेंट होंगे वो कुछ ना कुछ इमेज बना सकते हैं। कब, जब उसके अंदर कोडोमेन के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट इमेज नहीं बना रहे होंगे। सो मतलब ये खाली कह सकते हो। इसको हम हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, तो ये वेकेंट है स्पेस। ओके, तो ये इनटू फंक्शन होगा। इस तरीके से हम याद रखेंगे, इनटू मतलब अंदर रख सकते हैं, ऑन टू मतलब ऊपर। ओके, वो ऑन टू में मतलब फिल होगा सारा कोडोमेन, इमेजेस होंगी सारी, और इनटू मतलब कुछ ना कुछ वेकेंट होगा उसमें जो एलिमेंट्स इमेज नहीं बना रहे होंगे। ओके, इनटू फंक्शन हो गया। सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसे हम 1 1 कैसे पता करेंगे किसी भी क्वेश्चन का। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया f(x) = x - 2 अपॉन x - 3। ये शायद एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें मैं बताता हूँ कि 1 1 कैसे हम पता करेंगे। 1 1 न्यूमेरिकली पता करने का एक तरीका होता है, हम रखते हैं f(x1) = f(x2), लेट करते हैं। ओके, x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे सेट के। ओके, अगर हम ये लेट करके हमारा x1 = x2 आ जाता है सॉल्व करके, तो ये 1 1 होगा। नहीं तो अगर इक्वल नहीं आता है x1 = x2 तो 1 1 नहीं होगा। कैसे करते हैं, f(x1) क्या होगा, x की जगह x1 पुट कर दो, x1 - 2 x1 - 3, और उसकी जगह x2 तो x2 - 2 x2 - 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x1 × x2 - 3x1 - 2x2 + 6। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 × x2 - 2x1 देन -3x2 + 6। ओके, x1 से x1 x2 कैंसिल हो गए, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और इधर हम x1 टर्म्स ले आएंगे सारे, -3x1 देन +2x1, उधर जाएंगे -3x2 - 2x2। ओके, ये कितना बचेगा, -x1, ये बचेगा, सॉरी +2 हो जाएगा, माइनस के x2, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 x2 इक्वल आ गए। सो x1 = x2 आ गया तो ये 1 1 फंक्शन होगा। अगर x1 = x2 नहीं आते तो ये होता मैनी वन फंक्शन। ओके, इस तरीके से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। सो गाइस, अब देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब वो क्या होता है, एक फंक्शन से ज़्यादा फंक्शन का कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे कि पढ़ा होगा आपने gofx, fogx, ओके, या फिर HO, ये ठीक है। सो gofx क्या होता है, जैसे कोई एक फंक्शन डिफाइन है f a to b, ओके, और एक g फंक्शन डिफाइन है gx b to c, जो इसका कोडोमेन है वो उसका g का डोमेन होगा। अब gofx क्या होता है,
गॉफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। मतलब जैसे कोई एक मैंने डोमेन लिया एक्स, ओके, ये अपना एफ एक्स है, ये जी एक्स है, ओके। एक्स इनपुट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, जी एफ एक्स आएगा। एक्स इनपुट करूँगा किस में, एफ एक्स में, तो एफ एक्स आंसर आया। फिर मैं एफ एक्स कर दूंगा इनपुट जी के फंक्शन में, एक्स की जगह मैं एफ एक्स पुट कर दूंगा तो मिल जाएगा गॉफ एक्स। कैसे, ठीक है, ये मैंने एक्स पुट किया एफ एक्स में तो मिला मुझे एफ एक्स। फिर एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मैं पुट कर दूंगा जी एक्स के फंक्शन में, उसमें जी एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह मैं एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, मिल जाएगा मुझे गॉफ ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स। इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एफ एक्स ले लिया 2x एंड जी एक्स ले लिया 3x प्लस 5, ओके, दो फंक्शन है जी एक्स एंड एफ एक्स। अब मुझे निकालना है गॉफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालूंगा मैं, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स रखा तो 2x। अब मैं ये 2x किस में रख दूंगा, जी के फंक्शन में, मतलब ये हो गया जी ऑफ 2x, एक्स की जगह रख दो 2x, 6x प्लस 5, ये हो गया गॉफ एक्स, ओके, सिंपल है। अगर हमें निकालना है फॉग एक्स निकालना है, यहीं पे फॉग एक्स में क्या होता है, फॉग एक्स में क्या करना होता है, पहले हम निकालते हैं जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस 5, ये हम पुट कर देंगे एफ एक्स में, एक्स की जगह क्या आ जाएगा जी एक्स क्या है 3x प्लस 5, और फिर एफ एक्स में एक्स की जगह पुट कर देंगे 3x प्लस 5। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ओके, 6x प्लस 10, ये हो गया हमारा फॉग एक्स। और गॉफ एक्स और फॉग एक्स इक्वल नहीं है, बहुत से क्वेश्चन में पूछता है कि फॉग एक्स और गॉफ एक्स इक्वल है कि नहीं, बताओ। ये ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। ये एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, मतलब इसमें 3 फंक्शन होंगे, यहाँ पे 2 थे उसमें 3 होंगे, सिमिलरली करते चले जाएंगे। इसमें कैसे करेंगे, पहले हम एफ एक्स निकालेंगे एक्स की वैल्यू पुट करके, फिर एफ एक्स को हम जी ऑफ एक्स में पुट करेंगे, जो जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह हम एफ एक्स पुट कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, फिर जो आंसर आएगा फिर एच ऑफ एक्स होगा, एच ऑफ एक्स के फंक्शन में एक्स की जगह हम जी ऑफ एफ एक्स आया, गॉफ एक्स आया, उसको पुट कर देंगे डायरेक्ट। जैसे सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, फंक्शन नहीं ऐसे लेता हूँ, जैसे एफ एक्स आया हमारा 1, सो एफ एक्स को हम पुट करेंगे जी एक्स में तो आंसर आ गया 2। अब हम ये पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे एच ऑफ एक्स में, तो एच ऑफ 2 निकालेंगे, वो होगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स समथिंग 5, वो आंसर आ गया, ओके, ऐसे करना है। सो गाइस अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सो एग्जांपल नंबर 23 ऑफ एनसीईआरटी है। इसमें पूछा है कि एफ एक कोई फंक्शन है n टू y वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और उसमें एक और दिया रिलेशन y इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर स्मॉल y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम वैल्यू ऑफ x। तो इसमें बताना है हमें एफ इनवर्स x क्या होगा। सो इसमें हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से करेंगे, जो बोर्ड में करना है अपन को पूरे मार्क्स के लिए। सो क्या करते हैं, हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया, आर्बिट्री कांस्टेंट बाई, ओके, वो y डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल होगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4x प्लस 3 के। अब इसको हम x के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे मतलब y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू क्या आ गया y माइनस 3 अपॉन 4, ओके। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जी वाई, वो कहाँ से कहाँ होगा, जी वाई फंक्शन होगा, जी वाई फंक्शन होगा y टू n, जो इसका इनवर्स हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है, वो कैसे प्रूव करेंगे हम। सो जी वाई किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4, ओके। अब ये इनवर्स है कि नहीं वो कैसे हमें पता करेंगे, गॉफ एक्स सॉल्व करते हैं। एफ एक्स क्या है इधर 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, और ये पुट कर देंगे हम इसमें, x की जगह 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 4x अपॉन 4, ये आ गया x, मतलब ये i x के इक्वल है। x मतलब कोई भी
जो आंसर है वो x के टर्म्स में आता है, उसको ix बोलते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं फॉग को। ये क्या है, y-3/4। ओके, अब f ऑफ x क्या है, 4x + 3, x की जगह पुट कर देंगे। ओके, ये आ गया y के इक्वल, सो ये i y के इक्वल होगा। सो एक कंडीशन है, अगर फॉग i y के इक्वल है, मतलब जो आंसर आए फॉग का वो y के टर्म्स में कुछ आंसर आए y की वैल्यूज़ में, और जो गॉफ है उसका आंसर अगर ix मतलब x के टर्म्स में वैल्यू में ही आ रहा है, तो हमारा ये इन्वर्स होगा फंक्शन। सो f इन्वर्स क्या होगा, y-3/4 विच इज इक्वल टू gy। ओके, ये अपना प्रॉपर वे में ऐसे लिखे हुए पेपर में, तभी एग्जाम मिलेगा। थोड़ा हमें थियोरेटिकल भी लिखना पड़ेगा स्टेप्स। सो मैंने पिछला सॉल्यूशन जो कराया था वो अगर बोर्ड में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या 4 मार्क्स में, तो वो वाला सॉल्यूशन करेंगे हम। अगर वही क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क्स या फिर जेई मेंस में आता है या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो कैसे करेंगे वो मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ। हम क्या पुट करेंगे, बस तरीका देखना, fx इक्वल्स टू हम y मान लेंगे और ये 4x + 3 होगा, और x के लिए सॉल्व करेंगे, क्या आएगा y-3/4। फिर क्या लिखेंगे, x की जगह बस f इनवर्स x लिख देंगे और y को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स टू x-3/4। ओके, ये हो गया इसका इनवर्स। ऐसे ही अगर मैं कोई और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, fx इक्वल्स टू 4x² + 12x + 5। ओके, ये क्वेश्चन है। अब मुझे क्या करना है, fx की जगह y मान लेना है, सिंपल, और ये 4x² + 12x है + 5 है। अब मुझे x को ऐसे टर्म में लेके आना है कि वो सिंगल बचे और इधर सारा टर्म्स कॉन्स्टेंट्स वगैरह सब इधर आ जाए। तो इसका मैं अगर स्क्वायर बना सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर बना सकता हूँ इसको। सो क्या करूँगा, पहले 2x का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 इंटू समथिंग कितना बचेगा, 6x + 5। अब ये किसका स्क्वायर बनना है, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर कैसे बनता है, ये 2x का स्क्वायर है, तो 2x × 2, तो ये कितना बचेगा इधर, 2 × 3, 2 × 3x। ओके, अब ये 3x है, 3 मतलब इसमें +9 कर देता हूँ मैं, -9 कर देता हूँ। ये कैसे करते हैं पता है ना, ये 2 आ गया तो 2 का इसमें से कॉमन ले लो, बचा 6x का आधा कर देंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2x + 3 का होल स्क्वायर बन गया, और -9 और +5 कितना बचेगा, -4। ओके, अब इसको +4 को इधर लेके आएंगे, वो -4 को, ये क्या बचेगा, 2x + 3, इधर रूट कर देंगे 2x + 3। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3/2। ये इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। f इनवर्स x क्या होगा, √x + 4 -3/2। ओके, ये इसका f इनवर्स हो गया। ये बहुत जल्दी कर दिया है मैंने। अगर उस तरीके से करने जाओगे तो फॉग x निकालना पड़ेगा, गॉफ निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा ix = y, तो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा। इसीलिए बोला वो 5 मार्क्स में आए तो करना, अगर 1-2 मार्क्स में है तो इस तरीके के वो कर दोगे तो मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो गाइस, इनवर्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन मतलब, बाइनरी मतलब 2 होता है, और ऑपरेशन मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 2 के बीच में कोई भी ऑपरेशन से इस्टेब्लिश हो रहा है उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। कैसे, जैसे a + b, a - b, a × b, a / b। इसमें a एंड b 2 बाइनरी सेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये नॉर्मल जो हम देखते थे मैथ्स में, बट इसको बाइनरी ऑपरेशन को पूरा मिला देंगे तो क्या, जैसे हमने कोई एक एस्ट्रिक, ये एस्ट्रिक का साइन है, इसको मान लिया, इसमें इसको ऑपरेशन बोल देते हैं, ऑपरेशंस। सो इसमें एस्ट्रिक इन चारों चीज़ को कंटेन करेगा अपने अंदर, और भी चीज़ें जो इंक्लूड कर सकता है। सो हम नॉर्मल a * b लिख देंगे, a ऑपरेशन b, मतलब अब इस जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमें लिखना नहीं है कि ये a + b है, a - b है,
अब जैसे मैं कोई एक फंक्शन लिख देता हूँ, जैसे ए ऑपरेट बी बराबर ए प्लस 2b। ओके, ये इसका ऑपरेशन हो गया ए प्लस 2b। अब एस्ट्रिक की जगह सिमिलर एक और फंक्शन लिख देता हूँ, ए एस्ट्रिक बी ए अपॉन बी। तो यहाँ पे मुझे डिवाइड दिखाना नहीं पड़ा ना, ए डिवाइड बी नहीं लिखना ना, ए अपॉन बी लिख दिया। ऐसे ही जैसे मैं लिख देता हूँ ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस 3b। ओके, अब इसको नॉर्मल लिखते ए माइनस, यहाँ पे अगर एस्ट्रिक साइन लिखा हटाते तो माइनस लिखते तो ए माइनस बी होता, बट फिर यहाँ पे तो ए माइनस 3b के इक्वल नहीं होता वो। सो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू ए माइनस 3b। ये एस्ट्रिक क्या शो कर रहा है, एक ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। सो अब देखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर लॉज होते हैं, दो होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ये चेक करना होता है, या एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करते हैं क्वेश्चंस में। जैसे कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ इसमें होता है अगर ए ऑपरेट बी है, वो अगर बी ऑपरेट ए के इक्वल है तो ये कम्यूटेटिव लॉ होगा। ओके, मतलब एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे ए ऑपरेट बी है, जैसे ए प्लस 3b है। ओके, फिर बी ऑपरेट क्या होगा, बी ऑपरेट ए क्या होगा, ए की जगह बी रिप्लेस हो जाएगा तो बी प्लस ए, बी प्लस 3 है। ओके, अब ये इक्वल नहीं है, ए प्लस 3b नॉट इक्वल्स टू बी प्लस 3 है सभी वैल्यूज़ के लिए। कुछ एक वैल्यूज़ के लिए हो सकता है, जैसे जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो ये हो सकता है, बट उसके एक्सेप्ट ये इक्वल नहीं होगा। ओके, तो ये कम्यूटेटिव लॉ शो नहीं कर रहा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए ऑपरेट बी ले लिया मैंने, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी ले लिया। सो बी ऑपरेट के ए क्या होगा, बी ऑपरेट होगा बी प्लस ए। ओके, सो ये दोनों ए ऑपरेट बी और बी ऑपरेट ए इक्वल होंगे, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये इक्वल होगा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। अब क्या होता है एसोसिएटिव लॉ, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ होता है, उसमें हम तीन एलिमेंट्स यूज करेंगे या 3 नंबर्स कह सकते हो। ए ऑपरेट ब्रैकेट बी ऑपरेट सी अगर इक्वल है ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी के, तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। जैसे हमने मान लिया ए ऑपरेट बी, इनिशियल मतलब जो सेट वो ऑपरेशन दिया है वो है ए प्लस बी। ओके, अब इसको चेक करते हैं ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं है। सो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी। सो बी ऑपरेट सी क्या होगा, बी प्लस सी, देन ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, विच इज ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब निकालेंगे हम ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी, देन ए ऑपरेट बी ओनली पहले क्या होगा, ए प्लस बी, देन ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इक्वल्स टू ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इक्वल आ रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। तो गाइस, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन एंड इनवर्स फॉर द ऑपरेशन क्या होता है। सो आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, ए ऑपरेट बी, सपोज ए ऑपरेट ई इक्वल्स टू ई ऑपरेट ए होगा तो आइडेंटिटी ऑपरेशन होगा। इसमें ई क्या है अपना, आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए ऑपरेट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी की ये कोई ऑपरेशन है, इसमें हमें आइडेंटिटी पूछा है फॉर द ऑपरेशन। सो ई होगा आइडेंटिटी, ए ऑपरेट ई, बी की जगह हम ई को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा ए प्लस ई इक्वल्स टू किसके होगा, ए के, तो ए से ए कैंसिल, ई इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ई ऑपरेट ए क्या होगा, ई प्लस ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू फिर ई इक्वल्स टू 0। सो ई इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन। आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन पढ़ के अब पढ़ेंगे हम इनवर्स। इनवर्स किसका निकालते हैं, जैसे ए का निकालते हैं या बी का निकालते हैं। ओके, तो जैसे ए ऑपरेट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी है और मुझसे पूछा है कि ए का इनवर्स बताइए। सो इसका एक स्टेटमेंट है उसकी तरह, आइडेंटिटी की तरह, ए ऑपरेट बी इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सॉरी बी ऑपरेट ए। ओके, बी ऑपरेट ए। अब इस केस में हमें ई आइडेंटिटी पता है, इसके लिए इस केस के लिए ए ऑपरेट ए बी के इक्वल्स टू ए प्लस बी के लिए ई इक्वल्स टू 0, बट जिसमें हमें पता नहीं है उस पहले फिर हम आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे उसके लिए, फिर उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। ओके, अब ए ऑपरेट बी, अब बी
बी क्या होगा, इसके लिए इनवर्स होगा। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ई कितना आया था 0, सो बी इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ से अगर ए के लिए इनवर्स पूछ रहा है तो बी के लिए वैल्यू निकालेंगे, बी के लिए इनवर्स पूछ रहा है तो ए के लिए वैल्यू निकालेंगे। सो बी का क्या आ गया माइनस ए, बी हमारा क्या होगा इनवर्स होगा, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ए। ओके ठीक है, और बी ऑपरेट ए के थ्रू निकालेंगे, क्या आएगा बी प्लस ए इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू माइनस ए, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ए। दोनों इक्वेशन से सेम रिजल्ट आ रहा है। सो इस केस में ए इनवर्स क्या होगा माइनस ए होगा। ठीक है, इनवर्स निकालना सीखे आप इससे। सो गाइस अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्या है, लेट ए इज इक्वल्स टू एन क्रॉस एन, एन क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स, एंड ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए कॉमा बी, ऑपरेशन c comma d is equals to bracket a plus c comma b plus d, so that operation is commutative and associative, and find the identity element for operation on a if any answer। so इसमें हमें क्या दिया है, पहले a comma b ऑपरेशन c comma d equals to a plus c comma b plus d। ओके सो क्या करना है इसमें, पहले हमें चेक करना है कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। ओके कॉम्पिटिटिव के लिए हमें पता है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। ओके इसमें ये पूरा ए का काम करेगा पूरा ब्रैकेट। ओके सो पहले हम निकालते हैं ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन तो डी दिया है, हम कैलकुलेट करते हैं सी कॉमा डी ऑपरेशन ए कॉमा बी। ओके ये क्या आएगा, ए की जगह सी रख देंगे तो सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी। ओके समझ में आ गया, सिंपल है। सो यहाँ से देखो इसको हम रीराइट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। सो ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी इक्वल्स टू आ रहा है अपना सी कॉमा डी ऑपरेशन ए कॉमा बी के। सो इक्वल आ रहे हैं तो ये कॉम्पिटिटिव होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है क्या नहीं। सो एसोसिएटिव के लिए क्या करना होता है, हमें कोई तीसरा ऑपरेशन सी मानते थे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो सी मतलब एक और हमें मानना पड़ेगा, हमने मान लिया उसको ई कॉमा एफ मान लिया। ओके यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो ए बी सी डी ई एंड एफ ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमारा जो डोमेन है शुरू में डोमेन एंड रेंज वो क्या दिया है एन क्रॉस एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक ही, तो नेचुरल नंबर्स में सारे बिलोंग करने चाहिए आंसर्स में। सो पहले हम क्या निकालेंगे, ए कॉमा बी ऑपरेशन फिर एक बड़ा ब्रैकेट सी कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ। ओके इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसको दोनों को लिखते हैं, इसके लिए सॉल्व करते हैं दोनों के लिए। तो ए कॉमा बी होगा ये खाली ऑपरेशन, ये क्या आएगा सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ। ओके अब इन दोनों के लिए ये पूरा एक ब्रैकेट का काम कर रहा है, मतलब एक टर्म का काम कर रहा है और एक ही है, तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ओके ये आ गया हमारा ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी ऑपरेशन ई कॉमा एफ। अब क्या कैलकुलेट करना है इसका, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी फिर ब्रैकेट ऑपरेशन ई कॉमा एफ। ओके पहले इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों क्या आएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके फिर ऑपरेशन ई कॉमा एफ, फिर इन दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे, ये पूरा हो गया ब्रैकेट। ये क्या आएगा ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ। ओके अब यहाँ से देखो दोनों के रिजल्ट्स, इसके लिए और इसके लिए रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों के लिए रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं। तो ये क्या होगा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, मतलब ये कॉम्पिटिटिव भी है एसोसिएटिव भी है। अब चेक करते हैं आइडेंटिटी के लिए। ओके आइडेंटिटी निकालने के लिए वो पहले हमने देखा था ए ऑपरेट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, वेयर
ई होता था हमारा ओनली आइडेंटिटी, बट इस केस में हमें दिख रहा है 2 एलिमेंट्स हैं एक ब्रैकेट में, तो मतलब जैसे हम मानते थे इसको पी ऑपरेट क्यू मानते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाओगे ए और बी की वजह से, तो जैसे पी ऑपरेट क्यू इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू समथिंग था। अब इस जगह पी की जगह क्या है, पूरा होल ए कॉमा बी है, सो इसीलिए हमने क्यू क्या ई का प्लेस था, तो ई को माना E1 कॉमा E2, वेयर E1 एंड E2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए, ये भी होना चाहिए ए बी सी डी ई एफ नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे E1 कॉमा E2। ऐसे ही हम ए को मान लेंगे, यहाँ पे पी था पी की जगह, तो ए को मान लेंगे A1 कॉमा A2, पहले ए था ओनली, उसको मानेंगे A1 कॉमा A2, यहाँ पे भी A1 कॉमा A2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। सो इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे A1 कॉमा A2, ऑपरेशन E1 कॉमा E2 इज इक्वल्स टू A1 कॉमा A2। ऑपरेशन क्या था, A1 प्लस E, A2 प्लस E2 सॉरी E1, ओके, देन A1 कॉमा A2। अब कंपेयर करेंगे दोनों को, जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे, तो क्या आया अपना E1 क्या आ रहा है 0, ओके, एंड इससे भी हमारा E2 क्या आ रहा है 0। अकॉर्डिंग टू आंसर अपना ये आ रहा है 0,0, बट ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, क्यों, E1 E2 नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए जो हमारा डोमेन एंड रेंज है, ओके। सो E1 E2 हमारे क्या आ रहे हैं 0,0, और ये सबको पता है नेचुरल नंबर्स 0 से स्टार्ट नहीं होते, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 हमारे आंसर में नहीं है, तो उस इनके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर्स नहीं है ये 0,0, सो हमारा आंसर है नो आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, बट हमें ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि 0,0 आ रहा है, बट दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके, तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। सो इसके साथ रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर पूरा खत्म होता है। रिलेशंस पहली वीडियो में है, इससे वो देख लेना, और आगे वाले में अगला चैप्टर में पढ़ाऊँगा, सो देखना, और इससे पूरा आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, बोर्ड के लिए अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अपने क्वेश्चन को पोस्ट करें, मैं बताऊँगा, और छोटी मोटी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी सॉल्व कर दूँगा। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली समय में आपको वीडियोज़ बहुत सारी मिलेंगी आपके सभी टॉपिक्स की 12th क्लास की। आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Please subscribe my channel or like the video, press the bell icon and share with your friends. Thank you guys.